हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 26 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स पे। तो आज हमें काफी कुछ नया डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज। हमें यहाँ पर जानना है कि पर्सन इन न्यूज कौन है। आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के बारे में हमें बात करनी है। इसके बाद हमें बात करनी है कुछ, हमारा जो इलेक्शन का भी फेस्टिवल चल रहा है ना, तो इलेक्शन के बारे में कुछ हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमें कुछ बैंकिंग के बारे में भी डिस्कशन करना है, बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा हम नेशनल न्यूज में बात करेंगे कुछ एग्रीमेंट्स पे, कुछ एमओयूज पे, और वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू मिलेंगे और दो क्वेश्चंस होंगे। आज आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा कल मैंने पद्म अवार्ड और भारत रत्न, ये जो दोनों अवार्ड रिसेंटली दिए गए हैं 2024 के, इनके ऊपर डिस्कशन किया था। एक सेपरेट वीडियो बनाया है विद एमसीक्यू। उसमें आपके सारे के सारे जो अनसंग वॉरियर्स है, स्पोर्ट पर्सन, जैसे कि रोहन बोपन्ना हो गए, तो या फिर ज्योत्सना चिनप्पा हो गई, तो उन सब के बारे में वहां पे कवर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं आपके पेपर में। क्लियर? डन। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम के बारे में। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पूजा जैन CA 247। और यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्लासेस मैं वाईटी पे लेती हूँ उन सब की टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 26 ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है आईपी एंड द एसडीजी, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप यहाँ पर इसको थीम को देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इस साल यहाँ पर थीम है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में, और पहले पर्सन है उसेन बोल्ट। इनका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। एक एथलीट है ये, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। आप सभी को पता है कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 1 से लेकर 29 ऑफ जून के बीच में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना है। और उस वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उसेन बोल्ट को बनाया गया है। और ये वर्ल्ड कप का 9th एडिशन है। कौन सा एडिशन है ये वर्ल्ड कप का? तो T20 आईसीसी वर्ल्ड कप का ये 9th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम थोड़ी सी बातें उसेन बोल्ट के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में मेडल जीता है, मतलब 3 टाइम्स इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है समर ओलंपिक्स में। सबसे पहले बात करेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, जब इन्होंने 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 4x100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। और ये रिकॉर्ड बनाया था कि तीनों इवेंट्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता, और 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे तब भी इन्होंने गोल्ड जीता था। क्लियर है? जैसा कि मैंने कहा, ये 9th नंबर का एडिशन है आपके T20 आईसीसी वर्ल्ड कप का। वो जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया था साउथ अफ्रीका ने। और किसने जीता था? तो इंडिया ने पहला एडिशन जीता था। ठीक है? चेयरमैन कौन है आईसीसी के? तो ग्रे बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब बात करेंगे 8th एडिशन, जो लास्ट एडिशन हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2022 में। ठीक है? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में ये खेला गया था। और टोटल 16 में टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल आप देखो 20 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। डन। नेक्स्ट, अगली जो पर्सन है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड थे। वैसे ही एक और पर्सन है जिनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से संबंधित है। नाम है दीपांशु शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है? दीपांशु विंस गोल्ड मेडल इन द जेवलिन एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? दुबई में हो रही थी, यूएई में। और वहां पर दिव्यांशु शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं रोहन यादव ने सिल्वर मेडल जीता है, सेम कैटेगरी में सिल्वर मेडल रोहन यादव ने जीता है। अब बात करते हैं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। इसका पहला एडिशन कब हुआ था? पहला एडिशन 1986 में इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ठीक है? और जो लास्ट एडिशन है, मतलब 2023 में, कहाँ हुआ? साउथ कोरिया में हुआ। सबसे सक्सेसफुल टीम जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक जीते हैं वो है चाइना।
मेडल टैली में चाइना टॉप पर है अभी तक, जितने भी इवेंट्स हुए हैं 605 मेडल चाइना के पास है। इंडिया किस नंबर पे है? तो इंडिया 4th पोजीशन पे है। इंडिया के पास टोटल 243 मेडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे इवेंट में आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, ठीक है। आप देख पाएंगे 2 सिल्वर जीता है, 1 गोल्ड जीता है और 2 ब्रोंज मेडल हमने जीते हैं। और गोल्ड किसने जीता है? दीपांशु शर्मा ने जीता है जेवलिन में, और सिमिलर कैटेगरी में रोहन यादव ने भी जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा आप रिमेनिंग नाम भी याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन दीपांशु शर्मा का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, नाम है नरसिंह यादव। ये नरसिंह यादव है जो कि फॉर्मर रेसलर रहे हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाकर दिया था रेसलिंग में भारत को। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। WFI मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव को बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो WFI है ये गवर्निंग बॉडी है, इंडिया में रेसलिंग को गवर्न करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एंड 27 जनवरी 1967 में इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। अब यहाँ की थोड़ी सी 2-3 स्लाइड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। RBI डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, इनके टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। और जो नया टेन्योर है इनका वो 3 मई से 3 मई 2024 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सिंस 2021 में इन्हें डिप्टी गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का, और इनका जो पीरियड था वो 3 इयर्स के लिए था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एक्ट के बारे में जरूर पता होगा, विच इज आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। और इसी एक्ट के बाद तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1935 में फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, नेशनलाइजेशन कब हुआ आरबीआई का? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन, जिसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो यहाँ पर जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन नंबर 8 है वो कहता है कि आरबीआई में 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे। इसलिए आपको पता है कि 4 डिप्टी गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे आरबीआई में, ठीक है। और इनका मैक्सिमम जो पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी आरबीआई के एक्ट में लिखी गई है, ठीक है। इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स की होती है, 62 साल की होती है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। अभी फिलहाल में जो डिप्टी गवर्नर हैं आप उनको देख सकते हैं, टी रविशंकर, राजेश्वर राव, MD पात्रा और स्वामीनाथन जे। ये सभी आपको डिप्टी गवर्नर देखने को मिलेंगे आरबीआई के। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर तो सभी को पता होता है कि ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर रहे हैं कैप्टन सर सिकंदर हैयत खान और सर जेम्स बी टेलर। ये दोनों पर्सन हैं जो पहले डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। पहली डिप्टी गवर्नर वीमेन कौन रही हैं आरबीआई की? तो AKJ उदेशी, ये रही हैं 2003 से लेकर 2005 के बीच में। डन। और अभी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगले चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहते हैं। नाम है सुधीर कक्कर। ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनका रिसेंटली निधन हो गया है 85 की एज में। और ये उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? नैनीताल से बिलोंग करते थे। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक इनकी जो फेमस बुक है वो है द इनर वर्ल्ड, अ साइको एनालिटिक्स स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर रहे हैं, फैकल्टी रहे हैं। अंत में कुछ और पर्सन है जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और फिर बाकी हम नेशनल और स्टेट न्यूज पे बात करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है बलराज पनवर। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना कोटा सिक्योर किया है और इंडिया के पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने रोइंग कैटेगरी, आप देख सकते हैं रोइंग कर रहे हैं, तो रोइंग कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में कोटा सिक्योर करने वाले पहले पर्सन बन गए हैं, जिनका नाम है बलराज। डन। यहाँ पर एक और पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह। इन्होंने रिले रेस जो मैराथन होती है उसमें सिक्योर किया है पेरिस ओलंपिक में अपना कोटा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे FSIB,
फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हाई पोजीशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नामों की रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो रिसेंटली इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी का नाम रिकमेंड किया है। नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। और इन्होंने आशीष पांडे का नाम रिकमेंड किया है इंडियन बैंक के एमडी के लिए। तो ये कुछ पर्सन थे जो न्यूज में थे। ठीक है, तो राणा आशुतोष कुमार और आशीष पांडे का नाम आप याद रख सकते हैं, इन्हें एमडी के लिए रिकमेंड किया गया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेशनल न्यूज पे और स्टेट न्यूज पे। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एसएससी सीजीएल साइंस 2022 के सभी शिफ्टों में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिसेंटली एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है, किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन साइंस में फ्रेम हो रहे हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। नाम है वोटर्स इन क्यू एप्लीकेशन। हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, आपका जो नियर बाय पोलिंग स्टेशन है उस पोलिंग स्टेशन में कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या आपका जाना अभी सही है, आपको जो करेंट इंफॉर्मेशन है वो पता चल सके, इसलिए वोटर इन क्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे जो वोटर्स हैं उनके कंफर्ट को ध्यान में रखा गया है। और ये इस एप्लीकेशन को जो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन का बीएलओ होगा, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, उसको आर्ली बेसिस पे अपडेट करेगा और बताएगा कि कितनी लंबी क्यू है, कितना लंबा भीड़ है और आपके लिए सूटेबल टाइम कौन सा होगा वोटिंग करने के लिए। तो हरियाणा से ये एप्लीकेशन आया है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी डेवलप्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। ये देखेंगे आप, एक 3D प्रिंटेड वैलिड डमी आपको वैलिड यूनिट देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका इलेक्शन में आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पार्टी के सिंबल्स होते हैं, बटन को प्रेस किया जाता है, एक आवाज आती है और आपकी लाइट जलती है, तो वो सारी फैसिलिटी इसमें होंगी। बेसिकली जो न्यू वोटर्स है, यंग वोटर्स है और जो ओल्ड सिटीजन है, ठीक है, उनको बेसिकली अवेयरनेस दिलाना कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे आपको वोटिंग करनी है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी ने इसे डेवलप किया है, जो कि एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट है। ठीक है, आप यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टनरशिप सेल। ठीक है, और आईआईटी गुवाहाटी की मदद से इसको तैयार किया गया है। अब ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी मैंने बात की, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया था। इसका मकसद केवल था एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करना सिटीजन्स के बीच में अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। डन इतनी चीजें। और ये जो यूनिट तैयार की गई है ये इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार की गई है और इसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके इसको रेडी किया गया है। डन। नेक्स्ट है इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। इस न्यूज को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 13 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम को लॉन्च किया था। अगर आपको याद होगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी और उनके घरों के ऊपर छत पर रूफटॉप सोलर पैनल को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा था। ठीक है, इस स्कीम के बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे इसी स्कीम को रन करने के लिए इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर ने एक एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंदर जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लोग हैं, अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो लोन कहाँ से लेंगे? इंडियन बैंक से लेंगे। और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप मतलब रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉलेशन कौन करेगा? टाटा करेगा। ठीक है, तो इंडियन बैंक विल प्रोवाइड लोन टू कस्टमर टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन देयर हाउसेस and Tata Power Solar System is leading Indian company that install rooftop solar panel to generate electricity। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं। इंडियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन पहले ये प्राइवेट था। ये पहले प्राइवेट बैंक की तरह सेटअप किया गया था 1907 में
और जब नेशनलाइजेशन किया गया था, आपको पता है ना कि 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनमें से एक बैंक इंडियन बैंक भी था। और आपने न्यूज में देखा होगा कि 2020 में इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर हो गया। ठीक है, इंडियन बैंक का हेड ऑफिस आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। शांति लाल जैन इसके सीईओ हैं और यूर ओन बैंक इसकी टैगलाइन आपको मिल जाएगी। चलिए अब कुछ कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉन्फ्रेंस 6th एडिशन है। पहली चीज, ICDRI का 6th एडिशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, और इसको वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलेंट टुमारो, ये इस साल की थीम है। कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? जिससे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, मीडिया पर्सनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक होल्डर सभी एक जगह पे आ सके, एक प्लेटफॉर्म पे आ सके और डिस्कस करें डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो बॉडी है CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बॉडी को लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया था 2019 में यूएन क्लाइमेट समिट में। यूएन क्लाइमेट समिट में इसे लॉन्च किया गया था। डन। नेक्स्ट है फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम। ठीक है, और इस फोरम में वर्चुअली ज्वाइन हुए हैं कौन? हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। कौन इसे होस्ट कर रहा है? तो आसियान फोरम, आसियान फ्यूचर फोरम का फर्स्ट एडिशन होस्ट कर रहा है हनोई, वियतनाम, जिसकी थीम है टूवर्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीपल सेंटर आसियान कम्युनिटी। ठीक है, एक्चुअली जब 43rd नंबर की आसियान समिट हो रही थी जकार्ता इंडोनेशिया में, तब उस समिट में यह प्रपोजल रखा गया था कि हम आसियान फ्यूचर फोरम का फॉर्मेशन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्टनर स्टेट हैं, वो एक जगह पे आ सके और डिफरेंट आइडिया और पॉलिसी को सजेस्ट कर सके, इसलिए पहली फ्यूचर फोरम हो रही है। अब बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1967 में फॉर्मेशन होता है। इंडोनेशिया जकार्ता में हेड ऑफिस है और 8 अगस्त को हम आसियान डे सेलिब्रेट करते हैं। फाउंडिंग फादर कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री है, हम जो ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं दूसरे कंट्री में, वो एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हुआ है बाय 10%। 10 तो नहीं है ये, मतलब 9.67%। ठीक है, द कंट्रीज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 9.67%। तो ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना 2023-24, इसमें हमारा जो टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट रहा है वो कितना है? 27.9 बिलियन डॉलर का रहा है, और जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 9.67% ज्यादा रहा है। अगर हम अपने डेस्टिनेशन के बारे में बात करें कि कहाँ, वो कौन से देश हैं जहां पर हम अपने ड्रग्स को बेचते हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन और नेदरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 31% हमने अपने टोटल एक्सपोर्ट का 31% यूएसए में भेजा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट कर लिए। क्या कहा? कि हमें 130 बिलियन डॉलर का अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मार्केट करना है बाय 2030। ठीक है, बाय 2030 130 बिलियन डॉलर हमें इतना फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट नंबर पे आती है बाय वॉल्यूम। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द 3rd लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, और ये 13 लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड बाय वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है आरबीआई बैन कोटक महिंद्रा फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर ऑनलाइन। देखिएगा रिसेंटली क्या हुआ था। आरबीआई के अंडर काम कर, मतलब आरबीआई के साथ साथ एक और हमारे देश में एक्ट चलता है विच इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949 में आया था, और ये एक्ट आरबीआई को परमिशन देता है कि आरबीआई किसी भी बैंक को ऑब्जर्वेशन कर सकता है, अपनी टीम को भेज सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वैसे ही आरबीआई ने किया। आरबीआई ने अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम है वो सुपरविजन करने के लिए भेजी, कहाँ पे? कोटक महिंद्रा बैंक के पास। और वहां पर पाया गया कि इनके जो टेक्नोलॉजी है, इनके जो एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें कुछ फॉल्ट है।
ठीक है, वो इतना सेफ और सिक्योर नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा है कि आप नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं करोगे, नए कस्टमर को आप ज्वाइन नहीं कराओगे ऑनलाइन जरिए से या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए। ये बात आरबीआई ने कही है, किसके लिए? कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। अभी बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। आपको देखेंगे इसका बैंकिंग ऑपरेशन 2003 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके जो सीईओ है वो अशोक वासवानी है और हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड पहली एनबीएफसी थी हमारे देश की जिसको लाइसेंस मिला था कन्वर्ट होने के लिए बैंक में। एनबीएफसी को भी लाइसेंस की जरूरत होती है अगर वो बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक है, पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब एनबीएफसी हुआ करता था, बाद में इसको लाइसेंस मिला था बैंकिंग ऑपरेशन को करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं भारत पे के बारे में। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको भारत पे के बारे में बताया था कि भारत पे का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था और भारत पे के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, नाम है नलिन नेगी, ठीक है। अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि भारत पे ने इंट्रोड्यूस किया है भारत पे वन। भारत पे वन इंडिया का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है, मतलब एक सिंगल डिवाइस आप देख रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ सेल मतलब पीओएस, क्यूआर स्कैनर और स्पीकर के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये तीनों फैसिलिटी देखने को मिलेंगी। पहले फेज में 100 सिटीज में अवेलेबल कराया जाएगा और फिर आने वाले 6 मंथ में 450 सिटीज में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डन। नेक्स्ट है पे यू। PayU receive RBI in principle approval to operate as a payment aggregator। तो PayU को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने के लिए रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है अंडर द पेमेंट एग्रीगेटर या फिर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं जिसमें कस्टमर और बिजनेसमैन मल्टीपल मोड से पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्डलेस ईएमआई है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से, ई वॉलेट से पेमेंट करना है, तो ये सारी फैसिलिटी पेमेंट एग्रीगेटर के पास होती है। पेयू का फॉर्मेशन 2002 में हुआ था और नीदरलैंड की ये कंपनी है, ठीक है, जिसके सीईओ कौन है? तो पेयू इंडिया के सीईओ आपको अनिर्वन मुखर्जी देखने को मिल जाएंगे। डन। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि ओटीपी बेस्ड होते हैं, ठीक है। हमारे पास ओटीपी आता है, अगर आपने किसी के साथ ओटीपी शेयर किया, इनफैक्ट आपको गलत लोकेशन से ओटीपी आया है, तो कई बार अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये जो ओटीपी से रिलेटेड फ्रॉड्स है, इनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है? तो गवर्नमेंट ने एसबीआई कार्ड एंड टेल टेलकॉस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू टैकल ओटीपी फ्रॉड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड एंड टेलीकॉम ऑपरेटर इज डेवलपिंग एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू कॉम्बैट मतलब कम करना द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ द साइबर फ्रॉड, ठीक है, जो कि ओटीपी से होते हैं, वन टाइम पासवर्ड से होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है ये क्या करेगा, जो कस्टमर है ना उसका लोकेशन प्रोवाइड करेगा, कस्टमर का लोकेशन आएगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो ओटीपी है, ओटीपी का लोकेशन और कस्टमर का लोकेशन सेम है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है यार इस व्यक्ति का फोन जो है वो हैक हो और इसके फोन में आया हुआ ओटीपी कोई और व्यक्ति इस्तेमाल ना कर ले अलग लोकेशन से। अगर ऐसा कुछ आइडेंटिफाई होता है तो इस कस्टमर के पास अलर्ट मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओटीपी बेस्ड जो फिशिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग। सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है, जो सबसे कम दामों में बन के तैयार हो जाता है? तो इंडिया तो भाई सेकेंड नंबर पे है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे है यूएई, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट किस टर्म में बात कर रहे हैं? बनने के टर्म में, कि कितनी आपको इनिशियल कॉस्टिंग की जरूरत होती, कितने पैसों की जरूरत होती है पासपोर्ट को रेडी करने के लिए। तो यूएई चीपेस्ट है और सेकंड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और इंडिया का पासपोर्ट 62 वीजा फ्री नेशन में कवर करता है। इस रिपोर्ट को रिसेंटली पब्लिश किया गया है, किसने? एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट एयू, और इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, अनवील किया है और यहाँ पे बताया है कि पूरे ग्लोब में जो पासपोर्ट है वो कितने एक्सेसिबल और कितने अफोर्डेबल हैं, ठीक है। अब सबसे महंगा पासपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया का रेट देखते हैं। तो इंडिया में बताया गया है कि इंडिया में पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको 18.07 डॉलर रुपीस चाहिए होंगे 10 ईयर की वैलिडिटी के साथ।
वहीं अगर यूएई की बात करते हैं तो यूए में पासपोर्ट बनाने के लिए आपको $17.70 चाहिए हैं और इसमें वैलिडिटी होती है 5 साल की। अब सबसे महंगा पासपोर्ट कहाँ का है? तो सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिको में पासपोर्ट बनाने के लिए $231.05 चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स की होती है। क्लियर? ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। तो याद क्या करना है? 3 बातें याद करनी है। सबसे चीपेस्ट यूएई, इंडिया की रैंकिंग सेकेंड नंबर पे है। इंडिया में पासपोर्ट 18.07 रुपीज में बन जाता है, डॉलर्स में बन जाता है, वैलिडिटी 10 ईयर्स की है। और सबसे महंगा पासपोर्ट कहाँ बनता है? मैक्सिको में बनता है। इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आज की लास्ट न्यूज हम डिस्कस करते हैं। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। देखिएगा, अभी जो 77th नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं फ्रांस में, वहां पर एक और कैटेगरी होती है जहां पे शॉर्ट फिल्म को फीचर किया जाता है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो टेलीविजन इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनके टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक सेपरेट कैटेगरी होती है जिसको हम ला सिने कैटेगरी के नाम से जानते हैं। और इस कैटेगरी में पहली एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री को फीचर किया गया है, नाम है सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो। इस फिल्म को किसने तैयार किया है? तो एक स्टूडेंट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिनका नाम क्या है? नाम देख सकते हैं आप, चिदानंद नायक। इन्होंने इस फिल्म को तैयार किया है। डन। चलिए अब बारी आती है आपकी, आप मुझे आंसर करेंगे कुछ एमसीक्यू के। पहला है, विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन द टर्म ऑफ डेटा ट्रैफिक? तो आंसर है रिलायंस जियो, जिसके बारे में हमने बात की थी, और इन्होंने चाइना के मार्केट को ओवरटेक किया है। नेक्स्ट है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रिसेंटली गीता सब्रवाल को अपॉइंट किया है एज अ यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में कोऑर्डिनेटर होंगे? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा सके? तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, और ये बात आज ही हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट है, विच इंडियन फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट, जिसमें आपको पीओएस, क्यूआर कोड और स्पीकर देखने को मिलेगा ऑन अ सिंगल डिवाइस, और इसको लॉन्च किया है किसने? भारत पे ने। भारत पे इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which hospital has been named as the best private hospital in India? तो रिसेंटली न्यूज वीक ने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की रैंकिंग की है, और इंडिया का जो बेस्ट हॉस्पिटल आया है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका नाम है मेदांता गुरुग्राम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, सौरभ घोषाल रिसेंटली न्यूज में है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये किस स्पोर्ट से थे? आंसर हो जाएगा ये स्क्वॉश खेलते थे। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, और थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर किसे अपॉइंट किया गया है? 4 नाम है, जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईपीएल की हिस्ट्री में वो पहले कौन से बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट्स लिए हैं? अगेन 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।